नमस्कार दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो और लेके आया हूँ आज मैं आपके लिए। अभी हाल ही में मैंने कुछ लेबर लॉस के ऊपर बात की थी जिसमें एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट और आईडी एक्ट, काफ़ी सारे एक्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमारे सिलेबस में भी है, तो इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में आपको बताया था, थोड़ा सा ब्रीफ किया था। और अब तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स को मैंने कहा सोल्व कर लिया जाए, तो उसी की कनीव में आज मैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट या लेटेस्ट जो नाम है उसका एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। छोटा सा वीडियो है, तो प्लीज आप उसको देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू रेलवे एम्प्लॉयज बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंजरी बाय एक्सीडेंट इज गवर्न बाय। जैसा कि आपको बताया मालूम ही है कि कंपनसेशन जो दिया जाता है, इसके लिए मैं बता दूं कि भारत सरकार ने एक्ट बनाया था, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, जिसके तहत कोई भी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान या नौकरी के सिलसिले में अगर कोई दुर्घटना घटती है और दुर्घटना के फलस्वरूप इंजरी होती है, इंजरी की फलस्वरूप अगर उसकी डिसेबलमेंट या फिर मृत्यु होती है, तो उस एक्ट के तहत ये प्रावधान है कि जो उसका एम्प्लॉय होगा, नियोक्ता, उसकी ये ड्यूटी है कि वह जो श्रमिक है या जो कर्मचारी है उसकी जो डेथ हुई या डिसेबलमेंट हुआ उसकी वजह से उसको मुआवजा दिया जाए। ये मेन उसका बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो दुर्घटना हुई उसका कहीं न कहीं कैज़ुअल कनेक्शन होना चाहिए उसकी नौकरी के साथ। तो इसमें वही बात आ रही है कि कौन-कौन सा पूछा है, कौन सा गवर्न किससे होता है। पहला है एम्प्लॉयी कंपनसेशन एक्ट 1923, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट नहीं आता है। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में पेमेंट की बात नहीं की गई है। और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट पुराना नाम था जो 1923 था, अब ये 86 तो है नहीं, तो ये हमारा इसमें सही आंसर हमारा ये हो जाएगा पहला वाला। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग एम्प्लॉय कंपनसेशन। कौन सा कथन, नीचे चार कथन बताए हुए हैं, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला बताया है, कंपनसेशन इज पेएबल फॉर एक्सीडेंट अराइजिंग आउट और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत जो मुआवजा बनता है तभी बनता है जब वो एक्सीडेंट हुआ है, वो नौकरी के कनेक्शन में, नौकरी के सिलसिले में, एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में हो, तो ये सही हो जाएगा ये। दूसरा है, कंपनसेशन इज पेबल फॉर इंजरीज रिजल्टिंग ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक एंड ड्रग्स। तो जैसा मैंने बताया था, कुल तीन चार कंडीशन है जो आगे इसमें आएगी, जिसमें मुआवजा नहीं बनता है, एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी नहीं बनती है। जिसमें एक आता है कि अगर कर्मचारी जो है जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ वो ड्रिंक या ड्रंक के प्रभाव में था, अगर उसने ड्रिंक किया हुआ था या ड्रग्स लिया हुआ था तो उसके प्रभाव में था, अगर उसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु नहीं होती, अगर मृत्यु होती है तो फिर लाइबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे मृत्यु की बात नहीं की, यानी ये जो है लागू नहीं है, ये इनकरेक्ट होगा। तो ये एक सही हो जाएगा आपका। दूसरा, कंपनसेशन इज पेएबल फॉर पार्शियल डिसेबलमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 डेज। तो जैसे मैंने बताया है कि कोई भी पार्शियल डिसेबलमेंट होता है वो मोर देन 3 डेज होना चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। चौथा है, देयर मस्ट बी कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सीडेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये मैंडेटरी कंडीशन है वर्कमैन कंपनसेशन के तहत मुआवजा लेने के लिए कि देयर मस्ट बी ए कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द एक्सीडेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब नौकरी और जो एक्सीडेंट हुआ उसका कहीं न कहीं से कोई एक कनेक्शन होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। ये मेन जो कनेक्शन ये है, तो इसके अंदर ये भी आपका जो करेक्ट है। तो पहला और चौथा करेक्ट है, दूसरा और तीसरा जो इनकरेक्ट है, इसमें दो और तीन जो है इसमें सी में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अंडर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट डिपेंड्स ऑन, किस किस बातों पर निर्भर करता है जो कंपनसेशन मुआवजे की राशि है। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम जो 1923 है उसके तहत किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है मुआवजे की राशि। पहला है, एज ऑफ द रेलवे सर्वेंट ऑन द डेट ऑफ एक्सीडेंट। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो दुर्घटना घटी है, उस दुर्घटना घटने से पहले का जो बर्थडे है, जन्म तारीख है, उसके हिसाब से, आयु के हिसाब से ही फैक्टर का निर्धारण होता है। तो ये जो है ये एक जरूरत पड़ता है, ये फैक्टर है ये। दूसरा, वेजेस ऑफ द रेलवे सर्वेंट इन द प्रीसीडिंग 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। तो पिछले 1 साल के दौरान क्या उसका वेजेस रहा। जिसमें बता दूं आपको, मैंने पिछली वीडियो बताया था कि आज की तारीख में वेज रेलवे में आजकल मिनिमम 18,000 है, और कईयों की 30,000, 40,000, 50,000, 80,000 होती है। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट या एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट के तहत ये कहा गया है कि अगर किसी भी कर्मचारी की अगर वेज है, उसको माना जाएगा 15,000 से अधिक है तो 15,000 माना जाएगा। ये 2020 से है, इससे पहले शायद 10,000 था, फिर 8,000 था, 4,000, 2,000, 1,000 हुआ करता था किसी जमाने में। अभी लेटेस्ट जो है रेट है वो 15,000 रुपए है। तो कैलकुलेशन होगा, ये मान के किया जाएगा कि आपका वेजेस है 15,000 रुपए है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या वेज सीलिंग है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत।
तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और नेचर इंजरी, किस तरह की इंजरी है, क्या आपका हाथ टूट गया है, उंगलियां टूट गई है, आंखें चली गई है, क्या रहा, तो जो भी इंजरी है उसके साथ परसेंटेज डिसाइड होता है। तो यानी ये भी सही हो, यानी इसमें जो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ द अबाउट, डी आपका सही हो जाएगा। Question number 4. The minimum amount of compensation payable under Employees Compensation Act 1923 in case of death of railway servant due to accident is rupees। कोई भी कर्मचारी जो है अगर एक्सीडेंट हुआ है उसका, और एक्सीडेंट के फलस्वरूप दो बातें होगी, या तो उसको डिसेबलमेंट होगा, आदमी जिंदा रहेगा, या फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी एक्सीडेंट के फलस्वरूप। तो दोनों कंडीशन में जो है, अगर डेथ होती है तो डेथ का जो कैलकुलेशन निकाला है वो 50% ऑफ द वेजेस, यानी जो 15,000 था उसका 50% यानी 7,500 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसकी एज के कनेक्टिंग जो उसका फैक्टर आता है, वो मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम आपको 1,20,000 मिलेगा। तो ये डेथ के केस में जो है मिनिमम 1,00,000 मिलेगा। पहले ये 80,000 हुआ करता था ये वाला। तो अब ये नया जो रेट है वो 1,20,000 रुपये है। फैक्टर जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 50% से मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल अंडर एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 इन केस ऑफ टोटल पार्शियल डिसेबलमेंट, टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट ऑफ द रेलवे सर्वेंट ड्यू टू एक्सीडेंट इज रुपीज। तो दो बातें मैंने आपको बताई थी। डेथ के मामले में 50% से कैलकुलेशन निकालते हैं, फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जो एज के हिसाब से, और टोटल पार्शियल डिसेबलमेंट के मामले में 60% निकलता है आपका, जो मिनिमम जो है उसमें 1,40,000 में बता चुका हूँ। तो यहाँ इसका सी आंसर सही हो जाएगा। पहले इसमें 90,000 हुआ करता था, अब ये 1,40,000 है। तो रेट रिवाइज हो गए हैं। Question number 6. The employer shall not be liable to pay such compensation under Employees Compensation Act in the following cases। किन मामलों में कहा गया है कि एम्प्लॉय जो है वो मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो चार कंडीशन मैंने आपको बताई थी, दोबारा इसमें देख लेते हैं। पहला है फॉर इंजरीज दैट डज नॉट रिजल्ट इन टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट फॉर पीरियड एक्सीडिंग 3 days, यानी कोई भी दुर्घटना की वजह से जो इंजरी हुई है, जिसकी वजह से आपकी आंशिक रूप से आपको डिसेबलमेंट हुआ है, वो अगर 3 दिन से अधिक नहीं है तो एक कंडीशन आती है जिसमें मुआवजा नहीं बनता। ये पहली कंडीशन है। दूसरी है द इंजरी इज नॉट रिजल्टिंग इन डेथ रिजल्टिंग ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग एंड ड्रिंक एंड ड्राउग, यानी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कर्मचारी नशे के प्रभाव में था, उसकी वजह से मृत्यु नहीं हुई, तो भी जो है मुआवजा का के लिए एम्प्लॉयर जो होगा नियोक्ता उत्तरदायी नहीं होगा। तीसरा है फॉर विलफुल डिसोबेंस ऑफ ऑर्डर फॉर सिक्योरिंग सिक्योरिटी, यानी जो सुरक्षा के लिए जो उपाय किए हुए हैं उसको जानबूझ के उसकी अवज्ञा की गई है, ऐसे मामले में भी जो है मुआवजे का देने का दायित्व नियोक्ता का नहीं बनता है, एम्प्लॉयर का नहीं बनता है। फोर्थ है विलफुल रिमूवल ऑफ सेफ्टी डिवाइस, यानी जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं, सेफ्टी शूज, हेलमेट वगैरह पहनने का या ग्लोव्स वगैरह, अगर उनका इस्तेमाल नहीं किया है तो भी एम्प्लॉयर की जवाबदारी नहीं बनती है कि वो मुआवजा दे। तो ये चार कंडीशन आप याद रख लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चारों कंडीशन में मुआवजा एम्प्लॉय की ड्यूटी बनती है, सिर्फ चार ही कंडीशन, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर इसमें जो तीन, दो, तीन और चार बताया हुआ है, यानी कि ड्रिंक्स एंड ड्रग्स के प्रभाव में था, सिक्योरिंग डिसोबेंस वाला था, और रिमूवल ऑफ सेफ्टी डिवाइस, इन तीनों मामलों में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर एम्प्लॉय को मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंडेंस जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट का ज्यादा नुकसान नहीं है, इसलिए सरकार ने निर्णय किया है कि डेथ के मामले में तीनों कंडीशन में देना पड़ेगा, लेकिन डेथ नहीं हुई तो मुआवजा नहीं देना है। अब मेन चीज यहाँ आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंड विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इसमें पूछा है, क्वेश्चन देखिए चेंज किया, ये अगर ये हटा दें तो आपका ये इसमें नन ऑफ द अबव वाला मामला आएगा, ऑल ऑफ द अबव आएगा, पांचवा पॉइंट लेंगे, ऑल ऑफ द अबव आएगा, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, घुमा दिया यहाँ पे थोड़ा सा। अच्छा क्वेश्चन बना ये, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब चारों ही करेक्ट हैं, तो नन ऑफ द अबव इसमें आ जाएगा। देखिए क्वेश्चंस को समझना, अभी एपीओ के एग्जाम में तो स्पेशली बता रहा हूँ, एपीओ वेलफेयर के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूरा पढ़िए, स्पीड आपकी होनी चाहिए एक मिनिमम स्पीड, और एक स्पीड से ज्यादा करेंगे तो चीजें स्किप हो जाएगी, तो नुकसान है। जो क्वेश्चन आते हैं उसको पूरा समझ के सही कीजिए, तो इसमें नन ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, कंपनसेशन अंडर एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 शैल बी पेड विथ इन। तो जो मुआवजा देना है वो कितने दिन में देना है, कितने दिन में, इसमें बता दूं आपको, मैंने पहले बताया हुआ है कि मुआवजा जो है डायरेक्ट जो है डिपेंडेंट को नहीं दिया जाता है अंडर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 23 के अंदर।
इसमें जो ड्यूटी है, इसमें जो रूल ये है कि आपको जो भी मुआवजा बनता है वो आपको वर्क जो कमिश्नर होता है, वर्कमैन कमीशन, वहां जमा करना पड़ेगा, और वहां उसकी ड्यूटी बनती है कि वो डिपेंडेंट को जो भी नोटिस इश्यू करे, जो भी उसके एलिजिबल डिपेंडेंट है, फिर वो निर्धारण करे कैसे देना है। ये काम कमिश्नर का है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिर्फ ये है कि जो भी उसका मुआवजा बनता है विद इन जो पीरियड है, वो पीरियड में बात करेंगे, उतने में जमा करना है। कितना पीरियड है? ए में लिखा हुआ है 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट, बी ए 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट, सी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट, एंड नो टाइम लिमिट। तो मैं बता दूं, एक तो ये डेट ऑफ एक्सीडेंट जो वाली बात की, ये मेरे हिसाब से तो गलत है, रूल ये नहीं है, मैं आपको पहले ही बताया था। और इसमें जो रूल की हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है, कंपनसेशन टू बी पेड व्हेन ड्यू एंड पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। 4A सेक्शन 4 है इसमें। उसमें कहा हुआ है, वेन एवर वेन वेयर एनी एम्प्लॉय इज इन default in paying the compensation due under this act within 1 month from the date it fell due। यानी 1 महीने के अंदर आपको जमा करना है जब से ड्यू होता है, ना कि डेथ से कहीं नहीं लिखा हुआ है ये। तो ये 1 month फ्रॉम द डेट इट्स फेल ड्यू। उसका मतलब क्या होता है? डेट ऑफ एक्सीडेंट और फेल ड्यू में अंतर मैं आपको पहले ही बताया था कि ड्यू का मतलब होता है कि कोई भी एक्सीडेंट जब होता है तो पहले तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो ड्यूटी के कनेक्शन में है। ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर अगर जिंदा है तो ठीक है, नहीं तो फैमिली वालों की जवाबदारी बनती है, या जो भी सुपरवाइजर है कि वो इंश्योर करें, वो प्रूव करें कि भाई ऑन ड्यूटी डेथ हुई है। तो हमारे रेलवे में जो सिस्टम है, कभी इस तरह की जो डेथ होती है तो इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाती है, जिसमें कई बार तो ऑफिसर्स होते हैं, जूनियर स्किल ऑफिसर। फिर वो जब इंक्वायरी करने के बाद जब वो इंक्वायरी रिपोर्ट एक्सेप्ट की जाती है सक्षम अधिकारी द्वारा, कंप्लेंट अथॉरिटी द्वारा, तो फिर उस दिन से तो मेरा मानना ये है कि जिस दिन वो पेपर पे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि ऑन ड्यूटी है, जिसको सक्षम अधिकारी एक्सेप्ट कर लेता है, वहां से 1 मंथ होना चाहिए। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। तो इसमें एटलीस्ट हम इसको यहाँ कर देते हैं 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फेल ड्यू, हम मान लेते हैं यहाँ पर। तो 7वां क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, if the employer fails to pay compensation within stipulated time, the commissioner for employees compensation में, इसमें क्या है, अगर जो एम्प्लॉयर अगर वो जमा करने में विफल होता है, फेल्स टू पे compensation, मुआवजा देने में, मुआवजा जमा करने में, कमिश्नर को अगर नियत टाइम पे नहीं देता है वो, तो उसके लिए क्या पेनल्टी है? ए में कहा है, इम्पोज सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम और एट सच हायर रेट नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम ऑफ द लेंडिंग रेट एट द एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। बी में इम्पोज पेनल्टी नॉट एक्सीडेंट 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। सी में मे इम्पोज बोथ ए एंड बी, एंड डी में लिखा हुआ कैन नॉट इम्पोज एनी पेनल्टी। तो इसमें भी मैं बता दूं आपको, ये पेनल्टी का जो सेक्शन है 4A है। इसमें कहा गया है कि अगर कंपनसेशन अंडर सेक्शन 4 शेल बी पेड एज सून एज फॉल्स ड्यू, यानी जैसे ही कंपनसेशन ड्यू होता है आपको तुरंत जमा करना है। एम्प्लॉय की जवाबदारी, वो 1 महीने में जवाब नहीं करता है, तब कमिश्नर चाहे तो, ए में लिखा हुआ है, डायरेक्ट द एम्प्लॉयर shall in addition to amount of arrears pay simple interest thereon at the rate of 12% per annum or at such higher rate not exceeding the maximum of the lending rate as any scheduled bank as may be specified by the central government by notification in the official gazette on the same date। मतलब सिंपल इंटरेस्ट देने की बोल सकता है, और आदेश जारी कर सकता है, या जो भी बैंक है उस बैंक का अगर कोई हायर रेट चल रहा है तो उस बैंक के हिसाब से वो बैंक के बारे में बताएगा, अलग से गजट नोटिफिकेशन निकालेगी सरकार कि किस बैंक से इन्होंने कनेक्ट किया है। बी में लिखा हुआ है, इफ इन इज ओपिनियन देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर डिले, अगर जो डिले का जस्टिफिकेशन देने में से अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड नहीं होता है कि डिले जो हुआ उसके लिए जस्टिफाइड रीजन नहीं है, तो वो ही डायरेक्ट द एम्प्लॉयर शेल इन एडिशन टू अमाउंट ऑफ एरियर्स और इंटरेस्ट, वो जो जो नियोक्ता है उसको आदेश जारी करेगा, जो भी मुआवजा दिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट के ऊपर बात की है, सिंपल इंटरेस्ट 12%, इसके अलावा पे फर्दर सम नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ सच अमाउंट बाय वे ऑफ पेनल्टी। एज ए पेनल्टी भी लगा सकता है। तो नॉर्मल जो आपका है मुआवजा, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट लगा सकता है। इसके अलावा इंटरेस्ट के अलावा भी एक एडिशनल 50% का भी पेनल्टी उस पर लग सकता है, जो भी अमाउंट बना उसके ऊपर। तो ये बातें जो कही है इसमें, तो यहाँ 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों। तो यहाँ जो हमें ऑप्शन है 1A, B, C में इम्पोज बोथ ए एंड बी एंड कैन नॉट इम्पोज एनी, तो यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा आपका। तो इसमें दोनों, तो ये आपको मैंने पढ़ के दिखा दिया है कि आपका सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में कहा गया है कि
A railway servant was killed in a bus accident during the course of employment. His family members may claim compensation under. ये एक स्पेशल मैटर है जो कईयों को नहीं मालूम है। मैंने यहाँ पे हमारे जब मैं डील करा था उस वक्त ये मामला मेरे सामने आया था। कईयों को मालूम नहीं होता, तो मैं इस वीडियो के बाद में बता दूं कि कोई भी कर्मचारी है या कोई भी व्यक्ति है, अगर उसकी रोड दुर्घटना में एक्सीडेंट होती है तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसको मुआवजा देने का प्रोविजन है। भारत सरकार ने प्रोविजन किया हुआ है। उसके बारे में कुछ बातें मैं यहाँ लेके आया हूँ, मैं आपको बताऊंगा 9 नंबर। इसका इंग्लिश वर्जन भी मेरे पास में है, वो मैं अपलोड कर दूंगा जो इंग्लिश में पढ़ना चाहें। मैं अभी हिंदी में पढ़ देता हूँ, मैक्सिमम हिंदी के हैं। इसमें कहा गया है कि रोजगार के दौरान बस दुर्घटना में मारे गए रेलवे कर्मचारी के परिवार के सदस्य दुर्घटना की परिस्थितियों और दावे की प्रकृति के आधार पर मोटर वाहन अधिनियम या कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा कर सकते हैं। यानी जो कर्मचारी की डेथ हो गई है दुर्घटना की वजह से, तो उसके जो परिवार वाले हैं मोटर वाहन अधिनियम यानी कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है या वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, दोनों में से किसी भी के तहत मुआवजा का दावा कर सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम मोटर वाहनों के उपयोग के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजे का प्रावधान करता है। मुआवजा नो फॉल्ट दायित्व यानी नो फॉल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत पर, प्रिंसिपल जो उसका है नो फॉल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि दावेदार को ड्राइवर या वाहन के मालिक की लापरवाही या गलती साबित नहीं करनी। यानी कोई एक्सीडेंट हो गया है किसी भी व्यक्ति की और उसमें डेथ हो गई है, तो उसकी जो फैमिली है डिपेंडेंट है, उनको जरूर नहीं बताया कि जो गाड़ी चला रहा था हम तो बिल्कुल सही थे। हो सकता है उसकी जो गाड़ी के नीचे आ गया उसकी ही गलती हो, लेकिन उसमें गलती बताने की जरूरत नहीं है। उसके तहत मुआवजा देने का जो प्रोविजन है कहा गया है। और मुआवजा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता है, जो अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत है। मुआवजे की राशि विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे मृतक की उम्र, आय, निर्भरता, चोट की सीमा, किराए की चिकित्सा। तो यहाँ पे मुआवजा जो मिलेगा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो न्यायाधिकरण द्वारा दिया जाता है। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 उन श्रमिकों के मुआवजा का प्रावधान करता है जो अपने यहाँ रोजगार के दौरान और उससे उत्पन्न दुर्घटनाओं के कारण चोट या मृत्यु का शिकार होते हैं। मुआवजा सख्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि नियोक्ता अपनी ओर से किसी भी लापरवाही या गलती के बावजूद मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है। मुआवजा कर्मचारी मुआवजा आयुक्त द्वारा दिया जाता है, जो अधिनियम के तहत सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी है। मुआवजे की राशि कर्मचारी की मजदूरी, उम्र और चोट की प्रकृति पर निर्भर करती है और अधिनियम से जुड़ी अनुसूची द्वारा तय की जाती है। तो इसमें ये तो मैं आपको वैसे डिटेल बता चुका हूँ, वही बात इसमें कही है, तो ज्यादा टाइम ना लेके आगे मैं बढ़ता हूँ इसमें। रोजगार के दौरान बस दुर्घटना में मारे गए रेलवे कर्मचारी के मामले में परिवार के सदस्य मामले के तथ्यों परिस्थिति के आधार पर किसी भी अधिनियम के तहत मुआवजा का दावा करना चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे कर्मचारी को ले जाने के लिए बस किराए पर ली गई थी, तो परिवार के सदस्य कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत रेलवे प्रशासन से मुआवजा का दावा कर सकते हैं, क्योंकि दुर्घटना को उत्पन्न माना जाएगा। और वैकल्पिक रूप से यदि बस एक सार्वजनिक परिवहन वाहन थी और रेलवे कर्मचारी ड्यूटी पर यात्रा कर रहा था, तो परिवार के सदस्य मोटर वाहन अधिनियम के तहत बस के मालिक या बीमाकर्ता से मुआवजा का दावा कर सकते हैं। तो यदि देखिए रेलवे कर्मचारी, अगर मान लीजिए जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो रेलवे कर्मचारी है और बस, कई बार ऐसा होता है कि रेलवे बस हायर कर रही है, तो चूंकि वहां बस रेलवे ने हायर किया तो फिर रेलवे से मुआवजा ले लें, तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में ले लें। लेकिन अगर बस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की थी या जो भी दूसरे की, उसका एम्प्लॉयर कोई दूसरा था, तो फिर कर्मचारी के पास जो होगा, उसके डिपेंडेंट के पास दो ऑप्शन होंगे, आइदर वो मोटर व्हीकल अधिनियम जो है उसके तहत उनसे मुआवजा क्लेम करें, या फिर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 के मुआवजा दावा कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें लिखा हुआ है, हालांकि परिवार के सदस्य दोनों अधिनियम के तहत मुआवजा का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही चोट या मृत्यु के लिए दोगुना मुआवजा होगा। तो जो भी मुआवजा होगा वो आपको आइदर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उनसे लेना है, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत मुआवजा एम्प्लॉयर से लेना। दोनों से आप नहीं क्लेम कर सकते हैं। और जो हमारे यहाँ रेलवे मेरे पास एक जो केस आया था, मैंने देखा था अकाउंट्स में जब मामला भेजा था हमने, तो वहां पे रेलवे में एक अंडरटेकिंग लिया जाता है, अगर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत मुआवजा क्लेम किया है तो उससे एम्प्लॉय को या डिपेंडेंट को लिख के देना पड़ता है कि भाई हमने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुआवजा का हमने दावा नहीं किया है, तब मिलता है यहाँ पे एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट की तरफ पैसा। तो इसके लिए सही विकल्प होगा या तो ए के तहत या बी के तहत। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा इसके अंदर, आइदर अंडर ए और अंडर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ रेलवे एम्प्लॉय
death of railway servant due to accidents arising out of in the course of employment, compensation will be paid to the dependents at डिफाइड। पूरी हम इसी सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं। तो इसने ये पूछा है कि जो कंपनसेशन मिलता है नौकरी के दौरान या नौकरी सिलसिले में अगर दुर्घटना हो जाती है तो किस एक्ट के तहत मिलता है, ये जो बातें हैं किस एक्ट में लिखी गई है। तो ए में रेलवे सर्वेंट पास रूल ये नहीं है, आपको मालूम ही है। रेलवे सर्वेंट पेंशन रूल में भी नहीं है, और एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1920 इसके अंदर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये एग्जाम में, लेकिन कई बार पूछा जा सकता है, स्पेशली वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम में या सीनियर क्लर्क के एग्जाम में या ओएस के एग्जाम में। और कई बार मैंने देखा एपीओ के एग्जाम में भी नया बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें भी आ सकता है। और ये मेरे ख्याल से हर रेलवे एम्प्लॉय को मालूम होना चाहिए, रेलवे एम्प्लॉय नहीं कोई भी व्यक्ति को मालूम होना चाहिए ये नियम। क्वेश्चन नंबर 11 है एनी क्लेम फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अंडर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 द कमिश्नर शैल डिस्पोज द मैटर रिलेटिंग टू कंपनसेशन विद इन पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस एंड इंटीमेट द डिसीजन इन रेस्पेक्ट देयरऑन विद इन द सेट पीरियड ऑफ द एम्प्लॉय। यानी इसमें जैसे एम्प्लॉय के लिए टाइम फिक्स किया है कि जो भी मुआवजा जो है जब ड्यू होता है उससे 1 महीने के अंदर जमा करे। सिमिलरली कमिश्नर के ऊपर भी कहा गया है कि उसको जो मामला उसके पास आता है उसको कितने टाइम लिमिट में डिस्पोज ऑफ करना है। ऑप्शन ए में 3 मंथ्स लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में 6 मंथ, ऑप्शन सी में 8 मंथ्स एंड डी में 1 ईयर। इसके अंदर जो हमारा एक्ट में लिखा हुआ है 25A डीआर के अंदर 25A रिव्यू होता है जो प्रेसिडेंट करते हैं। यहाँ पे जो है 25A जो है डिस्पोजल द टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू कंपनसेशन। इसमें कहा गया द कमिश्नर शैल डिस्पोज of the matter relating to compensation under this act within a period of 3 months from the date of reference and intimate the decision in respect thereof within the set period of the employee। तो 3 महीने के अंदर का प्रावधान क्या है ये 25A। थोड़ा ये आप एक्ट में ये सेक्शन भी याद रख लें। सेक्शन 4A में हमने पेनल्टीज की बात की थी, ये सेक्शन 4 है। और वैसे आपको देखेंगे तो पूरा एक्ट है ये सब। इसको भी आप कौन सा सेक्शन लगता है इसको जरा देख लीजिएगा, कभी भी एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ हमारा इसमें 3 मंथ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये मैं आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ, टाइम का थोड़ा समय का अभाव है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 12 में शेड्यूल 2 ऑफ एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 23 डील्स विथ। तो इसमें बताया कि जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में कितने शेड्यूल है, टोटल 4 शेड्यूल आते हैं। शेड्यूल 1 में आता है हमारा कि जो कितना परसेंट जो आपका क्षति हुई, मतलब आपको जो लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी होता है, आपका एक अंगूठा चला गया तो 30%, आंख चलेगी, हाथ चला गया तो परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग। किसी भी शरीर का कोई पार्ट अंग जो है टूट गया, कट गया, उसकी वजह से आपको या क्षतिग्रस्त हो गया तो उसकी वजह से आपको अर्निंग कैपेसिटी कितना लॉस हो रहा है वो शेड्यूल 1 में आता है। शेड्यूल 2 में आता है कि जो एम्प्लॉय को मुआवजा देना है तो सभी एम्प्लॉय को मुआवजा देने का नहीं है प्रोविजन, सर्टेन एम्प्लॉय का है। तो सर्टेन एम्प्लॉय कौन कौन है वो शेड्यूल 2 में आते हैं। शेड्यूल 3 में ऑक्यूपेशनल डिजीज आती है कि जो काम करते करते उस जिस एनवायरनमेंट की वजह से जो ऑक्यूपेशनल डिसीज होती है वो होती है। 4 में आता है फैक्टर्स आता है जिसकी वजह से कैलकुलेशन किया जाता है कि एज के आधार एज के सामने फैक्टर होता है कि कितनी एज पे क्या फैक्टर लगेगा, उसके हिसाब से हम मुआवजा निकालते हैं। तो ये चारों शेड्यूल याद कर लीजिए। तो यहाँ शेड्यूल 2 के बारे में पूछा जा रहा है और एग्जाम में कोई भी शेड्यूल पूछा जा सकता है। तो पहला पूछा है शेड्यूल 2 में एज फैक्टर ऑफ द कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, ये शेड्यूल 4 में आएगा, ये मैंने आपको बताया अभी। लिस्ट ऑफ पर्सन हु आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो ये मैंने बताया था शेड्यूल 2 में आता है, आपका डेफिनेशन आता है। लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज ये आपको 3 में आएगा। और लिस्ट ऑफ इंजरी डीम टू रिजल्ट इन परमानेंट टोटल्स में ये हमारा शायद 1 में आएगा। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है तो लिस्ट ऑफ पर्सन हु आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो आप जो है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के 50% कहाँ मिलता है, 60% कहाँ मिलता है, मिनिमम कंपनसेशन डेथ में 1,20,000 है, डिसेबलमेंट में टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट में 60% है, और शेड्यूल क्या है और क्या क्या बातें हैं, काफी सारी बातें मैंने बता दी, ये सब आप समझिए तो मेरे ख्याल से वर्कमैन कंपनसेशन का काफी हद तक आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइए। తెలుగు వరకు చెప్పండి నా వీడియోస్ ఎలాగున్నాయి మీకు మా हिंदी బాగానే అర్థమవుతుందా అవ్వట్లేదా। तो इसी तरह अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, हमको मोटिवेशन मिलता है। और एक बात मुझे बोलनी थी, एटलीस्ट लाइक जरूर करें। और कुछ बातें हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।